To all, hello students, greetings to all. Today we are going to take chapter third of history, the Sultans of Delhi. तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे जो दिल्ली जो है उसके अंदर कौन कौन से सुल्तान आए थे आफ्टर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी फाइट। जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में जो फाइट हुई थी तराइन के अंदर, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उसके बाद में जो है मोहम्मद गौरी ने इंडिया के अंदर तुर्किश जो है वो स्टार्ट किया था सल्तनत। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग मेनली कौन कौन सी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, वो है स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी। और जो ये दिल्ली जो है इन सुल्तान्स की और इनकी सल्तनत के बारे में कौन कौन से सोर्सेस है जिनसे हमारे को पता चलता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। तो जो पीरियड था 1206 से 1526 सेंचुरी का, इस टाइम पीरियड के अंदर जो है सीरीज़ के अंदर कई सारे जो रूलर्स जो हैं उन्होंने दिल्ली का जो थ्रोन था उसको असेंड किया। और ये जो है सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी थी इंडिया के अंदर उस वक्त। ये रूलर्स जो हैं ये खुद को सुल्तान कहलाते थे और दिल्ली जो है इनकी कैपिटल सिटी थी। तो इस वजह से इसको जो पीरियड है 1206 से 1526 सेंचुरी का, इसको दिल्ली सल्तनत पीरियड कहा जाता है। तो कौन कौन से सोर्सेस है जिनसे हमारे को दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी होती है, तो वो है इंस्क्रिप्शन, कोइंस, मोन्यूमेंट्स। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी है जिनको हिस्ट्रीज की फॉर्म में रखा जाता था। ये जो रिकॉर्ड्स होते थे इनको त्वारीख बोलते हैं, जिसका प्लूरल है तारीख। ये मेनली पर्शियन के अंदर लिखी हुई जाती थी, जो कि उस वक्त की दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। जो त्वारीख जो है वो पोइट्स, कोर्टियर्स, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स इनके द्वारा लिखी जाती थी। कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं उनकी भी बुक्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं जो दिल्ली सल्तनत का पीरियड उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। उसमें मोरक्कन ट्रैवलर इब्ने बतूता जो है वो भी एक मेन नाम है। जो इब्ने बतूता है उसकी बुक जो है उसके अंदर ये भी बता रखा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका जो डिसीजन था कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का, और उस शिफ्टिंग के लिए उसने कौन कौन से प्रिपरेशन किए, वो सारी चीज़ें भी उसकी बुक के अंदर दे रखी हैं। तो हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी से। जैसा कि मैंने अभी बताया था, मोहम्मद गौरी जो है उसने इंडिया के अंदर अपना जो है एम्पायर जो है वो स्टार्ट किया था अपने दासों के हाथ में। उसने जो है छोड़ दिया था इंडिया को और वो वापस चला गया था अपने गौर प्रदेश। उसकी जो है डेथ हो गई थी 1206 सेंचुरी में। और मोहम्मद गौरी जो है उसका कोई लीगल एड्स नहीं था, तो उसकी जो टेरिटरीज थी वो अलग अलग तुर्किश स्लेव्स के अंदर डिवाइड कर दी गई। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको दिल्ली की टेरिटरी मिली। उसने जो है यहाँ पे मैमलुक डायनेस्टी या फिर जिसको स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं वो इस्टेब्लिश की। जो मैमलुक से ये एक अरेबिक वर्ड है, स्लेव्स के लिए यूज़ होता है। सो द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वॉज कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्लेव डायनेस्टी का सबसे फर्स्ट रूलर था। मोहम्मद गौरी जब अपनी होमलैंड चला गया था यानी गौर प्रदेश चला गया था, तो उसके बाद में उसने दिल्ली और इसकी एडजस्टिंग टेरिटरीज को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने बहुत सारे राजपूत किंगडम्स को जो है जीता और अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सटेंड किया, और जो तुर्किश रूल है उसको दोआब रीजन तक बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट यानी एक साथ कर सकता, उससे पहले ही उसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसको एक योगी शासक माना जाता है। उसका जो रूलिंग पीरियड था वो सिर्फ 4 साल का एक छोटा सा पीरियड था। उसकी वजह से वो ज़्यादा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पाया था एडमिनिस्ट्रेशन का, और न ही वेलफेयर जो है उसकी दिमाग में भी आया था। लेकिन उसके कुछ काम जो है उसकी वजह से उसको लख बख्श भी कहते थे, क्योंकि वो जो है दानवीर था थोड़ा सा, क्योंकि वो जो है काफ़ी सारा दान देता था, तो इसलिए उसको लख बख्श भी कहते थे। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके बाद में दिल्ली की सल्तनत का रूलर बनता है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद में उसका बेटा जो है वो थोड़े से पीरियड के लिए बनता है दिल्ली का सुल्तान, लेकिन उसको जो है जल्दी रिप्लेस कर देता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो सन इन लॉ होता है ऐबक का और काफ़ी एफिशिएंट कॉन्करर और रूलर होता है। उसका जो रेन होता है यानी उसका जो शासनकाल होता है उसके अंदर दिल्ली सल्तनत जो है वो कंसोलिडेट हो जाती है, यानी सारा पावर जो है वो एक साथ में कर लिया जाता है, पूरे देश को एक छत्र कर देते हैं ये लोग। इल्तुतमिश को जो है कई सारे रूलर्स फर्स्ट रियल रूलर मानते हैं दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि इसी ने ही पूरा एम्पायर जो है वो कंसोलिडेट किया था। इस वजह से जैसे ही इल्तुतमिश थ्रोन के ऊपर बैठा उसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे।
जिसके अंदर ये था कि भाई जो एम्पायर जो है उसको स्टेबलाइज करना था, उसके अलावा अपनी पोजीशन जो है उसको भी सिक्योर करना था, क्योंकि इल्तुतमिश जो है वो एक स्लेव था अपनी स्टार्ट की ज़िंदगी में, लेबारिक ट्राइब का। तो जो अमीर जो थे यानी जो तुर्किश नोबल होते थे, क्योंकि जो तुर्क से वहाँ पे जो नोबल यानी उच्च पदों पे जो लोग बैठते हैं उनको अमीर बोलते हैं। तो वो अमीर जो है वो ऑब्जेक्ट करते थे कि भाई इसका जो है थ्रोन पे बैठना सही चीज़ नहीं है। लेकिन इल्तुतमिश ने इन सब का जो विरोध था उस विरोध को क्रश कर दिया। अपने विरोधियों के ऊपर अपने विरोधियों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में जो इल्तुतमिश था उसने अपने आप को बहुत सारी कॉन्क्वेस्ट के अंदर इंगेज रखा। उसने जो है रणथंबोर, जालोर, अजमेर, सांभर, ग्वालियर, मालवा, उज्जैन, कन्नौज, वाराणसी, इन सभी के रूलर्स को डिफीट किया और उनका जो किंगडम था उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस तरीके से जो मोस्ट नॉर्दर्न इंडिया था वो इल्तुतमिश के कंट्रोल के अंदर आ गया था। और जो दिल्ली सल्तनत की जो टेरिटरी थी वो कहाँ तक एक्सटेंड हो गई थी? नर्मदा रिवर तक। यहाँ मैप में जो ऑरेंज कलर जो डार्किश है वो है दिल्ली सल्तनत का एक्सटेंट, जिसका कि इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में या उसके बाद के अंदर जितने भी रूलर्स थे दिल्ली सल्तनत के, उन्होंने मेनली इतना बड़ा एरिया जो है अपने कब्जे में कर रखा था। इल्तुतमिश जो है उसने इंडिया को मंगोल्स के अटैक से भी बचाया था। जब चंगेज़ खान जो है उसने पर्शिया पे अटैक किया था और वहाँ का जो शाह था वो वहाँ से भाग गया था और उसने इल्तुतमिश से मांग की थी भाई मेरे को जो है अपने यहाँ पे शेल्टर दो। तो उसको जो है इल्तुतमिश ने रिफ्यूज़ कर दिया और इसकी वजह से जो आर्मी चंगेज़ खान की इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर तक आ गई थी वो बिना अटैक किए हुए ही चली गई, क्योंकि पर्शिया जो है उसकी मदद करने से मना कर दिया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट जो सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का वो है रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। क्योंकि इल्तुतमिश के जो बेटे थे वो इनकॉम्पिटेंट थे और वीक थे, उनका बस का रोग नहीं था एक तरीके से इस एम्पायर को कंट्रोल कर पाना। तो इस वजह से जो रजिया जो है उसको उसने अपना नॉमिनेट किया कि भाई ये मेरी सक्सेसर होगी। लेकिन रजिया को जो है रूल करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जो नोबल्स जो थे, अमीर जो थे, उनके अलावा और दूसरे प्रोविंशनल गवर्नर जो है वो भी इसमें शर्म समझते थे कि भी उनको जो है एक महिला शो ऑर्डर लेना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने जो है कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र किया रजिया के खिलाफ और उसके खिलाफ एक विद्रोह किया। जो रजिया है वो कुछ हद तक इन विद्रोह पे काबू करने में कामयाब रही थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा काबू सक्सेस नहीं हो पाई। वो थोड़ी फेल हो गई सिचुएशन को मैनेज करने में और उसको फाइनली जो है जेल के अंदर डाल दिया गया। उसके बाद में उसने जो है एक बोल्ड स्टेप लिया रिबेल्स को जीतने के लिए कि भाई उसने सबसे पहले क्या चीज़ करी, उसने जो इनका लीडर था रिबेल्स का उसी से शादी कर ली, अल्तुनिया से। लेकिन इसकी वजह से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, बल्कि रजिया और अल्तुनिया दोनों को जो है कैप्चर कर लिया रिबेल्स ने और 1240 सेंचुरी के अंदर मार दिया। तो नेक्स्ट जो रूलर है स्लेव डायनेस्टी का वो है नसरुद्दीन मोहम्मद। तो रजिया की डेथ के बाद में नसरुद्दीन मोहम्मद जो है वो रूल करता है दिल्ली सल्तनत पर, जो कि सबसे यंगेस्ट सन होता है इल्तुतमिश का। नसरुद्दीन जो है वो एक वीक रूलर था, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट नहीं था, ये जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया। क्योंकि अगर वो कॉम्पिटेंट होता तो उसको जो है इल्तुतमिश खुद नॉमिनेट कर देता, लेकिन वो कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से उसको जो है रूलर बनाया गया दिल्ली सल्तनत का। वो मेनली डिपेंडेंट था नोबल्स पे, यानी अपनी हर एक जो राय जो है वो उसकी वो नोबल से पूछ के ही बताता था। उसने 20 ईयर की एक लंबे पीरियड में रूल किया था, लेकिन सारी जो पावर थी वो एक चहलगानी जो ग्रुप था उसके अंदर थी। चहलगानी जो है एक ग्रुप था जो कि नोबल्स का ग्रुप था और इसका लीडर था गियासुद्दीन बलबन। जब 1266 के अंदर नजरुद्दीन की डेथ हो जाती है तो जो बलबन है वो सुल्तान बनता है और अगले 2 डिकेड्स तक यानी 20 ईयर्स तक कौन रूल करता है? बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है वो सबसे मोस्ट एफिशिएंट रूलर्स में से एक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। उसका जो लॉन्ग पीरियड था रूलिंग का, उस पीरियड के अंदर उसने जो है सबसे मेन चीज़ ये की कि उसने जो चहलगानी, नोबल्स या दूसरी जो चीज़ें थी जो कि राजा का विद्रोह करती थी, उन सब चीज़ों को उसने पूरी तरीके से क्रश किया और सारी की सारी जो अथॉरिटी है वो किसको ट्रांसफ़र कर दी? किंग को। यानी अब जो सुल्तान जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, सुप्रीम अथॉरिटी वही था। जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे या और दूसरे जो भी लोग उसका विद्रोह कर सकते थे उन सबको उसने सरप्रेस कर दिया था। सबसे मेजर चैलेंजेस जो थे ममलूक डायनेस्टी के रूलर्स के लिए वो ये था कि वो लोग रॉयल लाइन से नहीं आते, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है उसने अपने आप स्लेव्स को दे दी थी इंडियन टेरिटरी या दिल्ली टेरिटरी। तो इस वजह से जितने भी रूलर्स आते हैं वो सारे के सारे किससे आते हैं? स्लेव से आते हैं।
तो जो बलबन जो है वो खुद भी एक स्लेव था। बाद में जो है वो चहलगानी का पार्ट बन जाता है और यहाँ से वो ये चीज़ करता है कि अपनी जो अथॉरिटी वो इस तरीके से बनाता है कि उसको कोई चैलेंज ना कर सके। तो वो उसने अपने आप को क्या करा कि उसने अपने आप को ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि मैं जो है इस पृथ्वी के ऊपर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे सामने आपको सजदा करना पड़ेगा। सजदा के अंदर क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो राजा के सामने उपस्थित होता था, उसको उसके सामने घुटनों पे बैठ के जो अपना सर है उसको ग्राउंड पर टच करना पड़ता था रेस्पेक्ट के रूप में, और साथ में पेबोस यानी जो सुल्तान के जो पैर थे उसके ऊपर किस करना होता था उसके कोर्ट के अंदर। तो इस तरीके की जो प्रथा जो है वो किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने। बलबन जो है उसने जो थ्रोन है उसके ऊपर कब्जा किया था चहलगानी की मदद से, लेकिन वो ये चीज़ जल्दी जानता था कि भाई अगर वो चहलगानी जो है उनकी बातों पे चलेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं बन सकता है। तो उसने जल्दी जो है इनकी जो थ्रेट थी चहलगानी की उसको समाप्त कर दिया, और नोबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सके क्योंकि उसने जो है इतना ज़्यादा मौका दिया ही नहीं उन लोगों को। साथ ही साथ उसने जो प्रोविंशियल रूलर्स थे उनकी रिवोल्ट को भी उसने जो है शांत कर दिया, और काफ़ी एफिशिएंट स्पॉइनेस सिस्टम भी बनाया उसने बलबन ने, जिसकी मदद से वो सारे के सारे डेवलपमेंट जो है वो कर सका सुल्तनत के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, यानी जो ये स्लेव डायनेस्टी है ये किस तरीके से धीरे धीरे समाप्त होती है। तो जो बलबन जो है उसका पीरियड ही सबसे स्टेबल पीरियड माना जाता है इकोनॉमिकली और हर एक तरीके से। अगर हम देखें तो जो बलबन है उसको ग्रेटेस्ट रूलर भी माना जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। जब बलबन की डेथ हो जाती है 1286 में, तो जो नोबल्स जो है वो अपनी पावर फिर से प्राप्त कर लेते और वो किंग मेकर बन जाते हैं, यानी अब वो जो है जिसको चाहे उसको राजा बना सकते हैं, ऐसी पावर उनके पास में आ जाती है। तो वो क्या करते हैं कि जो सबसे एल्डेस्ट सन होता है बलबन का काई खुसरो, उसको जो है उसका सक्सेसर बनाते हैं। क्या होता है कि बलबन जो है वो नॉमिनेट करता है अपने सबसे बेटे काई खुसरो को अपने उत्तराधिकारी के रूप में, लेकिन जो नोबल्स हैं वो कैबाद की पक्ष में होते हैं। जो कैबाद है वो बंगाल के एक इंडिपेंडेंट रूलर का बेटा होता है। तो जो नोबल्स है वो ये चाहते हैं कि भाई जो दिल्ली सल्तनत का जो सिंहासन है उसके ऊपर कौन बैठा है? कैबाद। तो नोबल्स की मदद से कैबाद जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर बैठता है। जो पावर जो है वो यहाँ से थोड़ी स्ट्रगल में आती है, यानी अब जो है नोबल जो है वो जो है आपस में भी इसके अंदर डिफरेंसेस में होते हैं। जो नोबल्स है वो भी आपस में थोड़ा जो है एक दूसरे से लड़ते हैं। इसी लास्ट पीरियड के अंदर कई सारे एम्बिशियस जो नोबल होते हैं उनकी आंखें भी होती है इस गद्दी के ऊपर बैठने की। और फाइनली जो है जलालुद्दीन खिलजी जो कि एक अफगान नोबल होता है वो दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है 1290 सेंचुरी में, और यहाँ से ही जो ममलुक या स्लेव डायनेस्टी वो एक एंड पे आ जाती है। और यहीं से साथ ही साथ में क्या चीज़ स्टार्ट होती है? हमारी खिलजी डायनेस्टी। आप खिलजी डायनेस्टी का मैप देखोगे तो ये जो ग्रीन जो एरिया है ये सारा एरिया आता है अलाउद्दीन खिलजी का मेन एम्पायर, यानी इन जगहों पे तो वो मेनली रूल करता ही था, और जो बाकी का जो लाइट शेड में है इन जगहों पे भी उसका इन्फ्लुएंस होता था, यानी यहाँ से भी जो किंग थे वो उसको टैक्स पे करते थे। तो नेक्स्ट जो डायनेस्टी है हम लोगों की वो है खिलजी डायनेस्टी। जलालुद्दीन खिलजी 1296 सेंचुरी में फाउंडर था इसका, और वो काफ़ी ओल्ड था जब वो इस थ्रोन के ऊपर बैठा था। एक तो वो ऑलरेडी ओल्ड था, और दूसरा क्या हो कि उसको बहुत सारे इंटरनल रिबिलियंस को भी सरप्रेस करना पड़ा, तो उसका जो अधिकतर टाइम है वो इसी के अंदर ही चला गया। यो जलालुद्दीन खिलजी जो है उसको उसके अपने ही नेप्यू अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था, और उसके बाद में जो वो है दिल्ली सुल्तान बना था और खिलजी डायनेस्टी का रूलर बना था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सबसे फर्स्ट एम्पायर था दिल्ली सल्तनत का जिसने कि अपना एम्पायर साउथ के अंदर जो विंध्या जो रेंज है उसकी भी आगे बढ़ाया। उसने जो एक वेल स्ट्रक्चर और कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया। उसके कुछ जो चेंजेस थे एडमिनिस्ट्रेशन में और बाकी चीज़ों में वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत नहीं बल्कि उसके बाद के भी काफ़ी टाइम पीरियड तक चालू रहे। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने दिल्ली के ऊपर दिल्ली सल्तनत या दिल्ली सुल्तान बनने के बाद में सबसे पहले उसने गुजरात को कॉन्कर किया 1299 सेंचुरी में, और बाई 1305 सेंचुरी उसने जो है रणथंभौर, मेवाड़ और उसके अलावा बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी चित्तौड़, उज्जैन, चंदेरी, मांडवा, इन सबको भी जो है अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। एक तरीके से जो एंटायर नॉर्थ इंडिया था वो किसी कंट्रोल में आ चुका था? अलाउद्दीन खिलजी के। 1307 सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपना एक एक्सपीडिशन भेजा था साउथ के अंदर, जो उसका सबसे ट्रस्टेड जनरल था मलिक काफूर उसके साथ में।
और जो देवगिरी जो है वहाँ के यादवों को भी उसने जो है अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया। 2 साल बाद में जो कफूर जो है वो एक दूसरा एक्सपीडिशन लेके साउथ के अंदर गया और वहाँ के काकित्यास जो हैं वारंगल के, पांड्यास ऑफ मदुरई एंड होसलास ऑफ द्वार समुद्र, इनको भी जो है जीत लिया। तो इस तरीके से 1310 सेंचुरी तक लगभग पूरा इंडिया जो है अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गया था। उसने जो है साउथ के जो किंगडम्स थे उनको एनेक्स नहीं किया, बल्कि जो वहाँ के जो राजा जो कि उससे हार गए थे उनको रूल करने के लिए वापस उनकी टेरिटरीज दे दी, लेकिन इस शर्त के बदले में कि वो अलाउद्दीन खिलजी को अपना सुल्तान मानेंगे, साथ ही साथ में उसको जो है टैक्स या ट्रिब्यूट्स पे करेंगे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके जो सक्सेसर थे वो इतने ज़्यादा योग्य नहीं थे। 1316 सेंचुरी में जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में एक पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, यानी जो है राजनीतिक उठापटक होती है थोड़ी, और गियासुद्दीन तुगलक जो है वो सबसे लास्ट खिलजी रूलर खुसरो मलिक को हराने के बाद में 1320 सेंचुरी के अंदर एक नई डायनेस्टी फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं तुगलक डायनेस्टी। तो जो तुगलक डायनेस्टी जो है इन्होंने लगभग 100 ईयर्स तक रूल किया था। गियासुद्दीन तुगलक जो कि फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का, उसके अलावा जो दो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के वो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। गियासुद्दीन तुगलक जो है वो एक एफिशिएंट रूलर था और मिलिट्री कमांडर भी था काफ़ी अच्छा। उसने जो है सबसे पहली चीज़ की कि भाई जो दिल्ली सल्तनत का जो भी टेरिटरी था उसके अंदर उसने शांति स्थापित की, और जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी हो रही थी उसको भी उसने स्टेबलाइज किया। उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी किए, कई सारे जो सब्जेक्ट्स थे उसके उसके अंदर वेलफेयर भी था, यानी लोगों की भलाई का भी उसने बहुत सारे काम किए। तो साथ ही साथ में जो रिबेल्स जो हैं डिस्टेंट प्रोविंसेस की उनको भी उसने क्रश कर लिया, जो कि उसकी वीकनेस का एडवांटेज लेना चाह रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में उसका जो रूल था गयासुद्दीन तुगलक का वो छोटा था, लेकिन और वो एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ भी हो गई थी उसकी, जब वो की एक सक्सेसफुल एक्सपीडिशन से बंगाल से वापस लौट रहा था तो उसकी डेथ हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस जो हैं ऐसा मानते हैं कि उसका जो डेथ था वो डेलिबरेटली था, यानी जानबूझकर उसकी हत्या की गई, जब उसका जो बेटा था जोना खान उसके द्वारा, जिसने कि थ्रोन को उसके बाद में सक्सीड किया था और उपाधि ली थी मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ऐसा माना जाता है कि भाई गियासुद्दीन तुगलक जो है उसकी डेथ उसी के बेटे ने करवाई थी, जिसका पहले नाम था जोना खान, और उसने फिर कौन सा टाइटल लिया था, मोहम्मद बिन तुगलक का। तो जो दो मेन रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, उनमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने एक 26 ईयर्स की लॉन्ग स्पान में रूल किया था। उसने 1324 सेंचुरी के अंदर असेंड किया था दिल्ली थ्रोन को। उसका जो रूल था उसके अंदर दिल्ली सल्तनत जो है वो अपने फारदेस्ट एक्सटेंट पर पहुंच चुकी थी, यानी उसकी सीमाएं जो है काफ़ी दूर तक चली गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका रूल जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस के लिए माना जाता है, क्योंकि वो जो है रिलीजियस जो है उसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था लोगों के अंदर। उसकी जो बेटर नॉन था वो पोस्टेरिटी के लिए और उसके एसेंट्रिक एक्सपेरिमेंट के लिए, यानी उसके जो चेंजेस जो करता था वो जो एक्सपेरिमेंट जो थे उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम कह सकते हो आप या फेमस थे, यानी वो चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा चेंज करता था, जिसकी वजह से लोगों को भी कई सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, साथ ही साथ में उसकी खुद की भी बदनामी होती थी। तो सबसे कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वो अनपॉपुलर हुआ था, या कुछ उसके ऐसे सिस्टम, यानी कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट्स था वो था टैक्सेशन इन दोआब। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक काफ़ी लार्ज एम्पायर बनाता था, और लार्ज एम्पायर के लिए जो सबसे पहली नीड थी वो थी एक लार्ज आर्मी। तो आर्मी जो है उसके जितने भी खर्चे थे उन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए उसने जो है जो दोआब रीजन था उसके अंदर टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। जब टैक्स इंक्रीज़ किया उसी वक्त क्या हो रहा था कि दोआब जो रीजन है वहाँ पे क्रॉप्स की शॉर्टेज हो रखी थी, यानी जो फसल है वो वैसे ही कम उग रही थी, क्योंकि इसकी रीज़न ये था कि एक तो वहाँ पे लैक ऑफ रेंस थी, यानी बारिश कम हुई थी, तो किसान पहले से ही तो जो पहले का जो टैक्स था वही नहीं पे कर पा रहे थे, और उसने जो है अपनी जो ज़रूरतें थी आर्मी उसकी भी लेकर उसने और ज़्यादा टैक्स को बढ़ा दिया। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्होंने फोर्स किया कि भाई आपको जो है ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे जो पीजेंट्स थे वो अपनी ज़मीन छोड़ के चले गए, या फिर जो फसल थी उस फसल के ऊपर आग लगा के भाग गए। जब सुल्तान को इस बारे में पता चला तो उसने ये ऑर्गेनाइजेशन किया कि भाई
कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो दिया जाए लोगों को। तो उसके लिए उसने क्या चीज़ करी, उसने फ्री किचन स्टार्ट किए, लोन्स देना स्टार्ट किया पीजेंट्स को, और साथ ही साथ में जो है फ्री खाद और बीज देना भी स्टार्ट किया। जब उसको मतलब सबसे पहले तो क्या किया उसने कि अपनी आर्मी जो है उसके एक्सपेंसेस के लिए उसने टैक्स बढ़ाया। अब टैक्स बढ़ाया तो उसके अंदर जो पहले से ही तो टैक्स हाई था, उस पर टैक्स और बढ़ गया, और जो ऑफिशियल्स थे उसके, उन ऑफिशियल्स को उसने स्ट्रिक्टली बोला था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। और जो दोआब रीजन था वो पहले से ही कम बारिश की वजह से शॉर्टेज में था, तो इस वजह से किसानों ने अपनी फसलों को आग लगा दी या वो भाग गए। ये सब चीज़ न्यूज़ जब पहुंची सुल्तान के पास तो उसने कुछ रिलीफ के भी काम करवाए थे। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था उसका वो था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल जो थी उसको दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करना, जिसको उसने बाद में रीनेम कर दिया दौलताबाद, यानी देवगिरी जो है उसको उसने रीनेम किया दौलताबाद में। दो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से सुल्तान ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट की थी। पहली थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और दूसरी थी सिक्योरिटी, क्योंकि सुल्तान को ऐसा लग रहा था कि भाई दिल्ली जो है यहाँ से बहुत सारे रीजन जो थे डेक्कन के यानी साउथ के रीजन, वहाँ पे कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दिल्ली जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे थी। तो साथ ही साथ में दो रीज़न थे इसके। पहला रीज़न तो ये था कि भाई एक तो दिल्ली से वो रूल नहीं कर पा रहा था साउथ के रीजन्स पे, और दूसरा क्योंकि दिल्ली जो है वो बॉर्डर पे थी, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे, तो ये जो है काफ़ी जल्दी अटैक अगर होता तो वो इजी टारगेट भी बन सकता था मंगोल्स का। इसलिए उसने अपने आप को सेफ करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्पज़ था उसको भी साधने के लिए, दोनों चीज़ों के लिए उसने क्या करा, कैपिटल जो है वो दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर दी। जो इब्ने बतूता जो फॉरेन ट्रैवलर था उसके हिसाब से ये था कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी एंटायर पॉपुलेशन थी दिल्ली की, उनको बोला कि भाई आप लोग जो है यहाँ से माइग्रेट करो, यानी यहाँ दिल्ली छोड़ के दौलताबाद चलो। और उसने बहुत सारे अरेंजमेंट भी किए इसके लिए, उसने रोड्स बनाए, शेल्टर्स बनाए इस ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये क्योंकि ये जर्नी जो है अबाउट 1500 किलोमीटर्स की थी, तो इसकी वजह से इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स भी आए, बहुत सारे लोग जो है वो रास्ते के अंदर ही मर गए। नेक्स्ट जो इसका एक्सपेरिमेंट था वो था टोकन करेंसी। टोकन करेंसी इन 1329 सेंचुरी जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने एक टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था कि जो कॉइन्स जो है वो कॉपर के इंट्रोड्यूस किए गए थे, किसकी जगह पे, सिल्वर कॉइन्स की जगह पे। पहले जो कि सिल्वर कॉइन्स चलते थे उनकी जगह पे इसने जो है कॉपर कॉइन्स जो है उनको इंट्रोड्यूस किया। ये कॉइन जो है इनकी सेम वैल्यू थी सिल्वर कॉइन के बराबर ही, ऐसा उसने कहा। और सुल्तान ने अपने लोगों से कहा कि भाई आप जो है ये कॉपर कॉइन्स को सारे पर्पजेस में यूज़ कर सकते थे। ये मेज़र जो है ये सही सोचा था उसने कि भाई चलो यार जो सिल्वर है वो थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी उसकी वजह से, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन जो था वो सही नहीं था। उसकी वजह से सुल्तान ने कोई प्रिकॉशन या कुछ भी चीज़ नहीं ली गई, भाई लोग जो है शायद इसका जाली गलत यूज़ कर सकते हैं, या घर पे भी जाली, अगर कई सारे लोग जो है इसका जाली सिक्के छाप सकते थे कॉपर के। इन सब चीज़ों के बारे में उसने सोचा नहीं, और सीधा का सीधा उसने जो है ये सिक्के बाज़ार में उतार दी, क्योंकि कॉपर जो है वो चीप था। तो बहुत सारे लोगों ने घरों पे ही सिक्के पे छापना स्टार्ट कर दिया, और इसकी वजह से बहुत सारे लार्ज कॉइन बाज़ार के अंदर आ गए, फेक कॉइन्स आ गए थे बाज़ार में बहुत सारे, और इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टेबलाइज हो गई थी। जो बहुत सारे फॉरेन मर्चेंट थे उन्होंने मना ही कर दिया कि भाई हम जो है कॉपर कॉइन्स लेंगे नहीं, हम लोग तो गोल्ड या सिल्वर के अंदर ही बिजनेस करेंगे। तो फाइनली सुल्तान को ये निर्णय लेना पड़ा कि भाई सारे के सारे कॉपर कॉइन जो है वो वापस लाओ आप, और आपको जो है जो फेक कॉइन्स जो भी आए हैं बाज़ार में जिसकी वजह से जो भी नुकसान होगा वो सारा का सारा कंपनसेट किया जाएगा, यानी उसकी सबकी भरपाई की जाएगी शाही खजाने से या रॉयल ट्रेजरी से। नेक्स्ट जो सोच थी मोहम्मद बिन तुगलक की वो थी एक्सपेंशन स्कीम, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की सोच। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, वो पर्शिया और सेंट्रल एशिया को भी कंट्रोल में करना चाहता था। तो इसके लिए उसने जो है बहुत बड़ी आर्मी जो है उसका एक्सपीडिशन किया खुरसान के लिए। उसके जो सोल्जर्स थे उसको उसने पहले ही 1 साल की सैलरी भी दे दी, और हथियारों से हर एक चीज़ से उसने पूरी तरीके से उनको फुल कर दिया था, मतलब लोडेड सोल्जर्स जो है उसने तैयार कर लिए थे। उसने सोल्जर्स को सैलरी इंसेंटिव सब कुछ दे दिया। लेकिन ये प्लान जो है उसी वक्त जो है उसका ढेर हो गया, अबेंडन हो गया, या उसको छोड़ना पड़ा प्लान, जब सुल्तान को ये पता चला कि भाई इतनी बड़ी आर्मी जो है इसको हिमालय के पार भेजना बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्योंकि जब तक उसको पता चला सुल्तान को कि भाई यार हिमालय के पार आर्मी भेजना मुश्किल है, तब तक जो है सारी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, जो सोल्जर्स है उनको पेमेंट हो चुका था। तो इसकी वजह से जो ट्रेजरी है उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, और एक हद तक जो ट्रेजरी है वो दिवालिया हो गई थी। दूसरा जो एक्सपेडिशन था इसका वो था कांगड़ा रीजन को जीतने के लिए,
उसके लिए ये अपनी नॉर्दर्न बाउंड्रीज को जो है एक्सटेंड करना चाहता था। थोड़ी सी सक्सेस के बाद में ये एक्सपीडिशन भी डिजास्टर के अंदर चेंज हुआ, क्योंकि जो सोल्जर्स जो हैं वो जिंदा ही वापस नहीं लौट सके थे। तो अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है वैल्यूएशन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मोहम्मद बिन तुगलक का मूल्यांकन। जो भी इतनी सारी चीज़ें की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, इतने चेंजेस किए थे, यानी दोआब रीजन में टैक्स लगाना या एक्सपीडिशन के लिए आर्मी भेजना, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करना, जितने भी चेंजेस जो थे या फिर कैपिटल शिफ्ट करना, इन सब से क्या जो है हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसका एम्पायर सबसे लार्जेस्ट था दिल्ली सुल्तान के अंदर, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिकल सेंस बहुत कम था। उसकी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ थी वो whimsical और इल एग्जीक्यूटेड थी, यानी उसके मन में जो आता था वो वही चीज़ कर लेता था और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्लान या कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं करता था। उसके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे उसकी वजह से उसकी जो प्रेस्टीज थी वो भी जो है, उसकी इज्जत जो है वो भी थोड़ी ख़राब हुई। साथ ही साथ में उसकी जो ट्रेजरी थी वो भी जो है दिवालिया घोषित हो गई एक तरीके से। उसने जो है फाउंडेशन जो थी दिल्ली सल्तनत को उसको भी वीक कर दिया। बहुत सारे रिवोल्ट जो हैं वो ऑल ओवर द एम्पायर जो है फूट के आए, बहुत सारे लोगों ने उसका विद्रोह भी कर दिया। राजपूत जो है उन्होंने भी अपनी पावर दोबारा पा ली थी। मेवाड़ जो है उसने अपने आप को फ्री कर लिया था दिल्ली सल्तनत से। और कुछ दूर के जो प्रोविंसेस थे बंगाल सिंध, उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया था। तो इस तरीके जो सल्तनत जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना पावर जो है लूज करते जा रही थी। साथ ही साथ में जो डेक्कन के जो रीजन थे वो भी टूट गए थे। और जो दो मेन इंपॉर्टेंट किंगडम इस वक्त पावरफुल हुए थे साउथ में वो थे विजयनगर और बहमनी किंगडम। ये दोनों साउथ के अंदर थे विंध्यास के। और जब 1351 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हुई उस वक्त तक जो सल्तनत जो थी वो थोड़ी थोड़ी डिके हो रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद में उसका जो कजिन था फिरोज शाह तुगलक वो दिल्ली के थ्रोन के ऊपर बैठता है। ये पीस लविंग होता है, पीस लविंग रूलर होता है। स्टार्ट से ही इसका जो मेन जो ये था रूल वो ये था कि भाई ये नोबल्स और उलेमा को सपोर्ट करेगा और उनकी मदद से ही सारा काम करेगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने दिया था इन नोबल्स को और उलेमास को। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जो है उसने बहुत सारे इक्तास बनाए। इक्ता जो है उसके इक्ता सिस्टम को भी उसने हेरिडिटी कर दिया था। ये सारी चीज़ उसने की थी उलेमास को प्लीज़ करने के लिए, यानी जो उलेमा जो है उनको खुश करने के लिए। और उलेमा को ही खुश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इंडिया में इस्लामिक लॉ को भी इम्पोज किया। फिरोज शाह तुगलक जो है उसको मेनली इसलिए याद किया जाता है ताकि उसकी जो वेलफेयर जो मेजर्स थे, यानी जो वो अच्छे कार्य जो करता था लोगों की भलाई के लिए, उसके लिए उसको मेनली याद किया जाता था। उसका जो 37 ईयर का लॉन्ग पीरियड है रूल का, उसके अंदर उसने बहुत सारे इकोनॉमिक और जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किए थे। इसकी वजह से उसको जो है रिफॉर्मर सुल्तान भी बोलते हैं, यानी समाज या सुधारक सुल्तान भी बोलते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए थे वो पढ़ेंगे हम अब लोग। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसको रीऑर्गेनाइज किया, यानी उसने जो है टैक्स उसको घटाया नहीं दोबाब रीजन में, बल्कि उसने बहुत सारे जो टैक्स है उनको एबोलिश कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। अब लोगों को जो है उस सिर्फ 4 टैक्स पे करने थे। और ये चारों ही टैक्स जो है किसके थ्रू अप्रूव्ड थे, इस्लामिक लॉ के, जिसके अंदर खराज था जिसको लैंड रेवेन्यू बोलते थे। खमास ये स्टेट का शेयर होता था लूट के अंदर, यानी कहीं पे भी अगर कुछ वार के दौरान कोई भी सामान लूटा जाता था तो उसके अंदर जो राज्य है उसका शेयर होता था। जजिया जो है ये नॉन मुस्लिम्स लोगों को पे करना होता था। और जक़ात जो है ये गरीबों को दिया जाने वाला दान था। तो सिर्फ 4 प्रकार के टैक्स ही उसने रहने दिए थे। तो टैक्सेशन के अलावा जो दूसरे रिफॉर्म्स थे फिरोज शाह तुगलक के, उसके अंदर ये था कि उसने इरिगेशन फैसिलिटी को भी इम्प्रूव किया, हॉस्पिटल्स बिल्ड किए, स्कूल्स बिल्ड किए, सराय कारखाना कई सारी चीज़ें जो है उसने बनाई ताकि जो लोगों को जो है इस्टेब्लिश रहे एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक सही जगह से रोज़गार मिल सके। उसके अलावा बहुत सारे चैरिटी की भी कार्य की उसने। चैरिटी के लिए उसने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान खैरा, जो सिर्फ और सिर्फ विडोज़ और ऑर्फन्स को देखता था कि भाई उनको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारा टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सल्तनत, यानी जो दिल्ली सल्तनत जो है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से फॉलोअप होता था। द सुल्तान हैड हेल्ड एब्सोल्यूट पावर एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट हिज पीपल। जो सुल्तान है उसके पास में मेनली सारी पावर उसी के पास में होती थी और वही रेस्पॉन्सिबल होता था जो लोग उसके टेरिटरी में रहते थे उनको फॉरेन अटैक्स से बचाने के लिए, साथ ही साथ में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जो सुल्तान था उसको असिस्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। जो सुल्तान जो है वो चीफ जस्टिस होता था और कमांडर इन चीफ भी होता था। उसके अलावा सुल्तान जो है वो सुप्रीम पावर भी होता था। बलबन का जो रूल था उसके अंदर सुल्तान को अर्थ के ऊपर गॉड का रिप्रेजेंटेटिव भी कंसिडर कर दिया गया था।
बलबन जो है उसने सिजदा और पेबोस की जो प्रैक्टिस थी वो भी इंट्रोड्यूस की थी। जो नोबल्स या अमीर जो थे वो हाई पोजीशन जो है लेते थे हमेशा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, उनको जो है हायर पोजीशंस दी जाती थी। जितने भी मिलिट्री और सिविलियन पोस्ट होती थी वो अधिकतर नोबल्स को ही मिलती थी। द खान्स, मलिक्स, अमीर्स, ये जो है हाई रैंकिंग नोबल्स थे दिल्ली सल्तनत पीरियड में। कुछ और इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स इन दिल्ली, कुछ और जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे वो थे जैसे वकीलेदार, जो कि जितने भी रॉयल हाउस होल्ड से जुड़े हुए काम थे उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था। अमीर हसीब, जिसका काम था कि भाई जितनी भी सेरेमनीज होती थी रॉयल कोर्ट में उन सबको देखना। जो सुल्तान जो है उसको जितनी भी जानकारी जो मिलती थी वो मिलती थी अमीर हसीब के द्वारा। जो वज़ीर जो है वो सुपरवाइज करता था बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स को, और साथ ही साथ में रेवेन्यू कलेक्शन, सैलरीज, अलॉटमेंट और दूसरे कई सारे फंक्शंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता था। जो दिल्ली सुल्तान जो है उन्होंने एकता सिस्टम को फॉलो किया था। इस सिस्टम के अंदर जो लैंड ग्रांट्स जो हैं वो मिलिट्री और सिविलियन ऑफिशियल्स को मिलते थे, जिनको इक्तेदार से मुक्तिस बोलते थे। ये ऑफिशियल्स जो हैं वो चार्ज होते थे यहाँ जो भी ज़मीन इनको दी जाती थी उस ज़मीन से टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और इस टैक्स का कुछ पार्ट जो है वो रॉयल ट्रेजरी या सुल्तान की जो खजाना होता था उसके अंदर डिपॉजिट करते थे, और बाकी का जो है वो अपने पास रखते थे, जिससे की मदद से वो जो है आर्मी को मेंटेन कर सकते थे। जो सुल्तान जो है उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग आर्मी होती थी। वो जो मिलिट्री अफेयर्स है उनको मैनेज करने के लिए अरीज मुमालिक ऑफिशियल रखा जाता था। ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजी, चेहरा और फुल डिस्क्रिप्शन वॉज मेंटेन टू चेक द क्वालिटी ऑफ ट्रूप्स, यानी जो सेना जो है सेना की टुकड़ी, उस सेना की टुकड़ी किस हद तक क्वालिफाइड है लड़ाई के लिए, उसके लिए उसने जो है चेहरा या फिर डिस्क्रिप्शन मेथड जो है वो बना रखा था। ये लोग जो है दाग प्रैक्टिस भी करते थे, यानी घोड़ों को जो है उनकी नस्ल के हिसाब से दाग किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हमेशा ये इंश्योर करता था कि भाई जो गुड क्वालिटी के हॉर्स जो हैं वही खरीदे जाएं। इक़्तेदार जो हैं वो एडिशनल ट्रूप्स को मेंटेन करते थे सुल्तान के लिए। जो एम्पायर जो था उसको सूबा या प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड करते थे। बाद में जो ये सूबा जो है ये सिक्स के अंदर डिवाइड थे। इन सिक्स का जो हेड था उसको सिकदार बोलते थे, और जो सिख जो है वो आगे परगनास में डिवाइडेड थे। परगना जो है वो कुछ विलेजेस को मिला के बनते थे। जो प्रोविंस है इनको हेड करने के लिए मुफ्ती या गवर्नर रखा जाता था, और अमील जो है वो परगना देखता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोसाइटी ड्यूरिंग द सल्तनत। जो सोसाइटी थी दिल्ली सल्तनत के टाइम में वो हिंदू कास्ट सिस्टम की समान ही थी। ये जो है इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं थी हिंदू कास्ट सिस्टम की तरह। जो दिल्ली सल्तनत के अंदर जो सोसाइटी थी इसके अंदर नोबल जो हैं वो सबसे टॉप पे होते थे सोशल हायरार्की के अंदर, और जो स्लेव जो हैं वो लोएस्ट पोजीशन पे होते थे। नोबल जो है वो सारे के सारे सुख जो हैं या फिर प्रिविलेजेस जो हैं वो उनको इंजॉय करते थे, लेकिन और साथ ही साथ में इनको जो है हायर पोस्ट के ऊपर भी अपॉइंट किया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। जो स्लेवरी है वो दिल्ली सल्तनत की सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, क्योंकि यहाँ पे जो स्लेव्स थे उनको ख़रीदा और बेचा जाता था। स्लेव जो है उनकी लाइफ काफ़ी मिजरेबल होती थी, लेकिन कुछ जो स्लेव्स थे वो काफ़ी प्रिविलेजेस को भी इंजॉय करते थे, जैसे एजुकेशन। जो स्लेव्स हैं इनको रॉयल हाउस होल्ड के लिए जो है ऑन किया जाता था मेनली, और इनका जो ऑनर था वो इस चीज़ के लिए पेट्रोनेज था कि भाई इनको जो है वो अलग अलग कामों में यूज़ कर सकता है, मिलिट्री में या एडमिनिस्ट्रेशन में, किसी भी चीज़ के लिए। कुछ जो स्लेव्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्पेशली मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी खरीदा जाता था सुल्तान के लिए। जो स्पेशल मिलिट्री स्लेव्स होते थे उनको पर्शियन लैंग्वेज के अंदर बंदगा बोलते थे। ये बंदगा जो है ये काफ़ी ट्रेन होते थे, और इनको इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती थी मिलिट्री के अंदर या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक ड्यूरिंग द सल्तनत, यानी जो सल्तनत का पीरियड इसके अंदर इकोनॉमी किस तरीके की थी। तो जो टैक्स जो है वो मेन सोर्स था इनकम का दिल्ली सल्तनत की पीरियड में। कुछ टैक्सेस जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के द्वारा जैसे लगाए जाते थे, जैसे खराज जिसको लैंड टैक्स बोलते हैं, गड़ी, हाउस टैक्स, चराई और कैटल टैक्स, यानी रेवेन्यू ऑफिशियल जो हैं जैसे खूस, मुकद्दम, ये जो है स्पेशली अपॉइंट किए जाते थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है नए सिस्टम या नए मेजर्स किए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। उसने जो है ये फिक्स कर दिया कि भाई रेवेन्यू जो है वो टोटल प्रोडक्शन का 50% होगा। उसके अलावा उसने ये भी इंश्योर किया कि जो ज़मीन जो है उसको मीज़ यानी मापा जाए पहले, और उसके हिसाब से ही टैक्स को फिक्स किया जाए।
जो टैक्स की जो रेट है वो अलाउद्दीन खिलजी की पीरियड में हाई थी, लेकिन साथ ही साथ में उसने ये भी इंश्योर किया कि जो पीजेंट है उनको किसी तरीके से शोषण ना किया जाए रेवेन्यू ऑफिशियल्स के द्वारा। तो जो टैक्स है उसके अंदर उनको कुछ लाइबिलिटी भी दी जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्पेशल ऑफिशियल अपॉइंट कर रखा था शाहना, जिसका काम था ट्रेडर्स और मर्चेंट को सुपरवाइज करना। ये जो है एवरीडे आइटम्स की प्राइस जो है उसको फिक्स करता था, ताकि जो कॉमन पीपल है वो उनको अफोर्ड कर सके, और जो शॉपकीपर्स हैं उनको पनिश भी करते थे अगर वो किसी भी चीज़ को हायर प्राइस के ऊपर बेचते थे। जो तुगलक डायनेस्टी का पीरियड था उसके अंदर जो तुगलक है उसने काफ़ी सारे इम्पोर्ट स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बनाई थी टैक्स कलेक्शन के लिए। जो सेवरिटी थी इन न्यू टैक्स पॉलिसीज़ की, उनकी वजह से बहुत सारे रिबेल्स भी हुए। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने एक नई मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप की एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। उसने जो है लोन्स भी दिए फार्मर्स को, और उस फिरोज शाह तुगलक के टाइम तक बहुत सारे टैक्सेस जो हैं वो एबोलिश कर लिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो किस तरीके से समाप्त हुई। जो सबसे लास्ट रूलर था तुगलक डायनेस्टी का नसरुद्दीन, वो एक वीक रूलर था। और तैमूर जब इंडिया में आया था 1398 सेंचुरी में, तो नसरुद्दीन जो है वो कुछ भी नहीं कर सका तैमूर के अटैक को रोकने के लिए। और तैमूर ने जो है उस टाइम पे फिर सेंट्रल एशिया में तैमूर डायनेस्टी को फाउंड किया, और उसका जो वो साथ ही साथ में चंगेज़ खान का भी डिसेंडेंट था। तैमूर जो है जब उसने अपनी डायनेस्टी जो है फाउंड कर ली थी सेंट्रल एशिया में, और वहाँ से जब वो वापस लौट रहा था तो लौटते हुए उसने जो है फिरोज़ाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू इन सिटीज़ को जो है लूटा, और यहाँ पे जो है बहुत सारी उसने तबाही मचाई। तुगलक डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में सैयद डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1441 सेंचुरी के अंदर खिज्र खान के द्वारा। ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चली। इसको जो है लोधी डायनेस्टी के जो रूलर थे बहलोल लोधी, उन्होंने जो है ओवरथ्रोन कर दिया 1451 सेंचुरी में। लोधीस जो हैं वो अफगान थे, और उन्होंने जो है 1451 से 1526 सेंचुरी तक रूल किया। और सबसे लास्ट रूलर जो था लोधी डायनेस्टी का वो था इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने डिफीट किया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर। और इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में बाबर ने इंडिया के अंदर द ग्रेट मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो यहाँ जो है हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ बियॉन्ड द बॉर्डर्स के अंदर बता रखा है कि भाई जो 13 सेंचुरी के अंदर कुबलाई खान जो था, जो कि ग्रैंड सन था जंगेज़ खान का, और फिफ्थ खान था यानी ग्रेट खान था फिफ्थ, उसने जो है सोंग डायनेस्टी जो थी चाइना की उसको जीता, और वहाँ पे एक नई डायनेस्टी स्टार्ट की जिसको बोलते हैं युआन डायनेस्टी। और वो सबसे फर्स्ट मंगोल रूलर था जिसने कि चाइना को रूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की तरह तो कुबलाई खान ने भी जो है टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस की थी। उलेमा जो हैं वो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं। सराय जो हैं वो रोड साइड रेस्ट हाउसेस होते हैं। आप ये चैप्टर को पढ़िएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी।